नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण की आज चौथी क्लास है। या नहीं, आपको जो यूट्यूब पे हम क्लासेस दे रहे हैं उसमें फोर्थ वीडियो है ये। और कल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ। अगर आप ज़्यादा दूर ना जाएं, जस्ट थर्ड इकोनॉमिक सर्वे की क्लास देखें तो उससे भी दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक ही क्लास। और आड़े टेढ़े क्वेश्चन मिले, जैसे वो प्राइप्स सपोर्टिंग स्कीम वाला क्वेश्चन आया है, सोयाबीन वाला। अब देखिए, भावांतर भुगतान में मैंने पीएम आशा आपको पढ़ाया था कि पीएम आशा से लिंक करके क्वेश्चन आएगा, वो देखिएगा। तो जिन लोगों ने वो तीन क्लासेस नहीं देखी हैं, रिक्वेस्ट है कि उसको देखिए, उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। आज मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण की ये चौथी क्लास है हमारी। इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनसे एग्जाम बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और साथ में जुड़े रहिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे के जो इससे पहले के तीन वीडियो उनकी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक लोगो प्राप्त नहीं हुआ है? दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल वर्क, लेदर टॉय फ्रॉम इंदौर या इंदौर के चमड़े के खिलौने, महेश्वरी साड़ी एंड टेक्सटाइल, एंड बाघ प्रिंट। चार ऑप्शन है। इस प्रश्न को हम आज के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब अभी के हिसाब से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उस उत्तर तक जाने के लिए हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए, पहले तो देखिए, जो हमारे पास जो जीआई प्रोडक्ट है, उन जीआई प्रोडक्ट के अंदर एक तो है मेन प्रोडक्ट, और दूसरा है कि कुछ प्रोडक्ट में लगा कि यार ये प्रोडक्ट का मिसयूज हो सकता है, जैसे इंदौर के चमड़े के खिलौने। अब चमड़े के खिलौने इंदौर की पहचान है, कोई भी बनाने लगा, तो हमने उसके लोगो, उसका एक लोगो तैयार किया और उस लोगो का भी जीआई टैग लिया। ठीक है, उस लोगो का भी जीआई टैग लिया। जैसे दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल बहुत कॉमन है, बेल मेटल वर्क, उसका भी हमने जीआई टैग लिया। इस प्रकार हमने क्या करा कि अपने कुछ प्रोडक्ट का, जैसे बाघ प्रिंट, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया टीकमगढ़ के बेल मेटल का, इसका जीआई टैग लिया। इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं सीधे इकोनॉमिक सर्वे पे ले जाके समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझ पड़ेगा। अगर हम इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण पे जाएं तो आपको यहाँ जो जीआई टैग है, उस जीआई टैग की लिस्ट में 30 एंट्रीज दिख रही हैं। हमारे पास जीआई उत्पाद है 27, ध्यान रखना। लेकिन अगर हम उसमें लोगों को शामिल कर दें तो टोटल एंट्री है 30। कोई पूछेगा टोटल जीआई उत्पाद कितने हैं तो 27 लगाओ, बट उसमें एंट्री पूछ लेंगे टोटल, जो अगर कहा जाए एंट्रीज कितनी है तो 30 है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, जैसे इंदौर के चमड़े के खिलौने हमने बहुत पहले जीआई टैग ले लिया, बाघ प्रिंट हमने बहुत पहले जीआई टैग ले लिया, दतिया टीकमगढ़ के बेल मेटल वर्क हमने बहुत पहले जीआई टैग ले लिया, लेकिन बाद में हमको लगा कि यार इनका तो मिसयूज हो रहा है, लोग जो है कहीं भी बेच रहे हैं, तब हमने इस पे काम किया। दतिया टीकमगढ़ के बेल मेटल के लिए हमने लोगो लिया, इंदौर के चमड़े के खिलौने का हमने लोगो लिया, बाघ के प्रिंट का हमने लोगो लिया। इसके अलावा भी हमारे पास किसी का लोगो का जीआई टैग नहीं। तो अगर एक सिंपल प्रश्न आपसे पूछा जाए, मध्य प्रदेश में कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, अरे देश हो गया, एक सेकंड, देश लिखा गया उसमें, एमपी कर ले। अगर हम टेक्निकली यहां पर जाएं तो वो 27 ही बताएगा, 27। और मैं कह रहा हूं कि वो गलत नहीं बता रहा है, वो अपनी जगह ठीक बता रहा है। तो पहले 27 था, उसमें पिछले साल 2025 में जो अगर कहा जाए 6 नए उत्पाद जुड़े हैं, जिसमें 5 तो एक साथ जुड़े थे, और पन्ना का जो डायमंड है फिर बाद में जुड़ा। इस तरह से टोटल हमारे पास 27 जो है वो जीआई उत्पाद जो है वो हो चुके हैं। अब इन उत्पादों में तीन ऐसे हैं जिनके लिए हमको लोगों की जरूरत है। क्या नहीं लोगों, तो अब आपसे प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा, समझ गए हो ना, आजकल उलझन वाले प्रश्न आने। 2025 में इनमें से किस जीआई उत्पाद को जो पहचान मिली, या जीआई उत्पाद को जो है वो जीआई टैग मिला? खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर का पत्थर शिल्प, ग्वालियर का पेपर मेशे। जबकि पेपर मेशे उज्जैन का फेमस है, लेकिन जीआई टैग में ग्वालियर का गया है। तो ये पहला हो गया यहाँ पर। दूसरा, इसके अलावा एक और हमने 2026 में लिया, पन्ना। टोटल हो गए हमारे पास 27। इन 27 में तीन ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का जीआई का लोगो भी है, वो तीन लोगो वाले मैंने बता दिए। तो वो जरूर देख लीजिएगा कि पेपर सेटर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वो नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में भी है और एक अलग से बजट पेपर में अलग से भी जगह है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा हेल्दी क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आ सकता है। प्रश्न है, पहले समझिए, देखिए आपसे कितना बनता है।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज फॉल्स? फर्स्ट, दिस इंडेक्स हैज थ्री मेजर डायमेंशंस। तीन मुख्य इसके आयाम हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंडेक्स एक तो शिक्षा के ऊपर, एक स्वास्थ्य के ऊपर और एक जीवन स्तर के ऊपर काम करता है। तीन सूचकांकों को 12 संकेतों को शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। ये जो डायमेंशंस है तीन, इनको 12 अलग अलग इंडिकेटर्स में जोड़ा तोड़ा गया। ये भी बिल्कुल सही है, अभी दिखाऊंगा भी आपको। सूचकांकी की गणना अल्कायर फॉस्टर मेथड से की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। और सूचकांक की गणना में तीन व्यापक प्रक्रियाओं का अनुसरण होता है: पहचान, समेकन और सूचना। ये गलत है। दो ही प्रणाली इसमें यूज होती हैं: आइडेंटिफिकेशन करना और एग्रीगेशन करना। पहले पहचानो कि कौन कहाँ खड़ा है और फिर सुधार करो उसके लिए। जैसे किसी के पास गैस का सिलेंडर नहीं है तो पहचान करो किसके पास नहीं, और फिर उसको गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा दो। तो पहचान और समेकन, ये दो है। अब आपको हो गया, अभी तो बहुत टफ हो गया है, समझ नहीं आया। तो इसके लिए हमको इस रिपोर्ट पर जाना पड़ेगा। इसी साल ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को अगर हम ज्यादा पूरी नहीं, 75 पेज की रिपोर्ट तो पढ़ नहीं सकते। अगर हम पूरी रिपोर्ट ना पढ़े तब भी अगर हम रफली अगर इस रिपोर्ट के कुछ दो तीन बिंदुओं को देखें, तो वो बोल रहा है कि जो गरीबी आयामी बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसके पहले वाले इकोनॉमिक सर्वे में मैं पढ़ा चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हिसाब से कितनी गरीबी है। ठीक है, वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, वहां से करिएगा आप उसको। स्वास्थ्य एक पैरामीटर है, इसके अंदर पोषण, मातृ स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, तीन कैटेगरीज उन्होंने रखी। शिक्षा, इसमें स्कूली शिक्षा के वर्ष, विद्यालय उपस्थिति, यानी इसमें सीधी सी बात है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हायर एजुकेशन को जगह नहीं दी गई है। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कि आप सोचो कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है तो नहीं। एंड थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, खाना पकाने के लिए ईंधन तक आपकी पहुंच है कि नहीं, सैनिटेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर या सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एसेट्स के लिए और बैंक अकाउंट, ये जीवन स्तर के अंतर्गत चीजें हैं। ये सब अगर आपके पास हैं तो आपका जीवन स्तर ठीक है सरकार के नजरों में। तो उन तीन डायमेंशन को 12 हिस्सों में डिवाइड किया। ये दिख रहा होगा स्वास्थ्य, इसको इन्होंने डिवाइड किया, इसके तीन हिस्से हो गए। शिक्षा, इसको डिवाइड किया, इसके दो हिस्से हो गए। जीवन स्तर, इसको डिवाइड किया, इसके ये हिस्से हो गए। ये आपको याद रखना चाहिए। इनमें से कोई भी आ सकता है। सबसे ज्यादा हिस्से किसके हैं दिख रहे होंगे आपको। हालांकि वेटेज सबका क्या है, 1/3, 1/3, 1/3, ये ध्यान रखिए। फिर अगला उसमें ये बोलता है कि कार्यविधि, इसके लिए हम, वो बोल रहा है, एल्कार फॉस्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। वो मेथड अभी हमारे लिए इतनी काम की नहीं, क्योंकि हमको टेक्निकल तो पढ़ना नहीं, तो हम वो मेथड पे भी डिस्कशन करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमने गलत किया वो समझे। एक्चुअल हमको इसके अंदर दो चीजें करना थी। पहचान, सबसे पहला है कि वो जो 12 इंडिकेटर्स है उसको आइडेंटिफाई करो, किसके पास खाता है, नहीं है, किसके घर सुरक्षित पेयजल आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसके पास गैस का सिलेंडर है, नहीं है, किसका बैंक अकाउंट है, नहीं है। आप खुद सोचो, सरकार गरीबी तो कम नहीं कर सकती, लेकिन बहुआयामी गरीबी तो कम कर सकती है। तो पिछले 10 साल से आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला, उस जनधन खाते से आपका बैंक खाते वाली गरीबी खत्म करी। आज आपको संपत्तियों के अधिकार पत्र दे रही है सरकार, सबको मालूम है, उससे हमने ये वाली करी। प्रधानमंत्री आवास योजना, सब तक बिजली सुविधा उपलब्ध कराना। हर घर जल मिशन, खुद तो देखो अगर कहा जाए, उज्ज्वला योजना। कभी सोच के देखिए ना, ये सब क्या है, ये इसी का है। इससे ही तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में फिगर कम है। गरीबी तो जहां है वहां है। तो इसमें दो अलग अलग हिस्सों की बात होती। पहले अपन ने आइडेंटिफिकेशन किया, दिमाग लगाया कि यार किसको, उसको एक लिस्ट बना ली, तीन आयाम पे। अच्छा, बच्चा स्कूल नहीं गया, चलो स्कूल 100% अपने को स्कूल में अटेंडेंस कराना है इसकी। ये हो गया यहाँ पर, है ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कहा, शिक्षा के लिए उन्हें क्या है, तो आज जैसे आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी। भाई आयुष्मान भारत में सबको हेल्थ कवर कर दिया, हेल्थ कवर कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर निकल जाओगे यहाँ पर। और फिर जो अगर कहा जाए कि आपने उसको कैलकुलेट करके उनको सुविधाएं उपलब्ध करा दी। इस प्रकार वो क्या लिखा है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना दो व्यापक प्रक्रियाओं का अनुसरण करती: पहचान करना और समेकन करना, उसका एग्रीगेशन करना। कैसे जो अगर कहा जाए आप उसको सुविधाएं उपलब्ध कराओगे, क्या तरीका होगा, क्या करो, इसके आधार पर ये इंडेक्स जो है वो चलता है। कितना सरल क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा।
जस्ट इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे का थर्ड वीडियो, और ये वीडियो आपने कर लिया तो आपको एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एग्जाम में फंस जाएगा। क्योंकि उसमें मैंने बता दिया था कि गरीबी आयामी सूचकांक में हम मध्य प्रदेश में कहाँ पर खड़े, कितने लोगों को हमने बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला, वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने उसकी गणना के बुनियादी हिस्सों को समझ लिया कि किसकी क्या कहानी। अगला क्वेश्चन है, समृद्ध मध्य प्रदेश एट द रेट 2047 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में रखे गए लक्ष्य में कौन सा कथन असत्य है। मतलब हम भी चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है अगर कहा जाए विकसित राज्य बन जाए, तो जैसे भारत में विकसित भारत 2047 का सपना है, वैसे मध्य प्रदेश का भी समृद्ध मध्य प्रदेश एट द रेट 2047। वो खाली 47 टाइप हो गया, अब 2047 याद रखिएगा, 47 का लक्ष्य। पहला कि डॉक्टर की उपलब्धता 50 प्रति लाख जनसंख्या तक लाना, यानी 1 लाख की जनसंख्या पे 50 डॉक्टर, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये अभी है, अभी है। अब आपको हो गया अभी है, अभी हम दिखाते हैं। जीवन प्रत्याशा को 84 तक लाना, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बिल्कुल वैसा है। देखो, जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, जो है वो बढ़ेगी। तो जैसे कई लोग क्या है इसको उल्टा समझते हैं। कई लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि पहले हमारा खान पान बहुत अच्छा था, अब तो 1950 के, 1960 के, 1977 के दशक में, 70-80 के दशक में जीवन प्रत्याशा अच्छी हुई नहीं। खान पान अच्छा था, लेकिन उस समय महामारियों के कारण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जीवित नहीं। आप खुद सोचिए, आपके दादा दादी से पूछिएगा कि उनकी संतानों में से क्या कभी ऐसा रहा, तो वो कहेंगे हाँ, हमारी एक संतान 10 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। किसी को चेचक हो गया, किसी को पोलियो हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां। तो स्वतंत्रता के समय तो भारत में जीवन प्रत्याशा बहुत कम थे। धीरे धीरे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हुई, बढ़ी। आज सिंपल सी लॉजिक है, अगर हम इसको समझें 84, तो मैं समझ सकता हूँ कि 2047 की स्थिति में मैं 84 साल तक तो जीऊंगा अगर मैं रह जाता हूँ। आज की स्थिति में देखूं तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे इसी इकोनॉमिक सर्वे में मैं आपको ले जाता हूं पेज नंबर 15 पे। हम चले गए, एक सेकेंड, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर थोड़ा सा वो उसके साथ चल रहा है, ये दो अलग अलग फाइल में। तो हम चले गए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ये पेज नंबर 15 के ऊपर, यहाँ पर आ गए। ये 15 है हमारा, इसमें जो बातें मैंने बताई हैं वो लिखी हुई हैं। तो ये अब आप सामाजिक क्षेत्र की जो है वो बात कर, इसमें स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े हमने लिए। तो वो ये बोल रहा है 2047, आपको हमेशा 2047 की स्थिति पर ही बात करना कि 2047 में क्या होगा। वो बोल रहा है कि आज हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 है, ये 2047 तक हम कितना कर देंगे, 84। यानी आज अगर कहूँ, तो कोई पूछे कि यार कितने तक जियोगे रघुवंशी जी, तो मैं कहूँ यार 67 ईयर तक जीऊंगा, अगर ठीक ठाक रहा, क्योंकि हमारे राज्य की जीवन प्रत्याशा 67 वो बता रहे हैं जो है वर्तमान में, वो 84 तक लगा। शिशु मृत्यु दर 41 से घटाकर आज, जो अगर कहा जाए शिशु, देखो शिशु मृत्यु दर के अंदर भी समझ लीजिए 0 to 1 ईयर तक की जो एज होती है, उस मृत्यु दर को हम शिशु मृत्यु दर के रूप में जानते हैं, वो शिशु। फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए कई और है, जैसे 0 to 1 से आप 5 तक जाओगे तो चाइल्ड में आ जाएगी, उसको जो है वो घटाकर 5 प्रति 1000, यानी हम ये कहें कि शिशु मृत्यु दर को 1000 पे हमारा फिगर होना चाहिए 5, 5 बच्चों की मृत्यु, इससे ज्यादा ना। मातृ मृत्यु दर, ये केवल एक फिगर ऐसा होता है जो 1 लाख पे निकलता है। 1 लाख महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं या गर्भावस्था से बच्चे के जन्म तक की स्थिति में जो मृत्यु होती है उसको अपन बोलते हैं MMR। वो बता रहे हैं कि अभी हमारा MMR 142 है, जिसको घटाते घटाते हमको 20 तक लाना है। ये दो ही तरीके से हो सकता है। नंबर 1 कि हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को 100% कर पाएंगे, संस्थागत प्रसव को। नंबर 2 कि हम न्यूट्रिशन संबंधी जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैंने कई बार बोला कि आप पेट भर के खाना खाते हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी हंगर जो है वो हिडन हंगर के रूप में तो नहीं है, ये मायने रखता है। जिनको ना मालूम हो वो याद रखिएगा। अगर आपकी खाने की थाली में रोज आपको प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, जैसे आपको विटामिन नहीं मिल रहे हैं, आपको मिनरल जैसे आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक, ये आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी विटामिन नहीं मिल रहा, तो आप पेट भर तो भोजन खा रहे हैं, लेकिन आप एक हिडन हंगर से जूझ रहे हैं। और हिडन हंगर कई तरह की डेफिशिएंसी लाती है, जैसे बच्चों में अगर विटामिन डी नहीं है तो रिकेट्स हो जाएगा,
विटामिन सी नहीं है तो स्कर भी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी हो गई तो नेक्टोलोपिया, रतौंधी जैसी बीमारियां हो जाएंगी। विटामिन बी के कारण जो है वो कई सारी बीमारियां होती है, जिसमें से बेरी बेरी जैसी भी बीमारियां होती है। ऐसे बहुत सारे समस्याएं यहाँ पर। फॉलिक एसिड नहीं मिल रहा प्रॉपर तो एनीमिया हो जाएगा। इसको हमको कम करना पड़ेगा, तो अब सरकार उस पर करेगी कैसे? और डॉक्टरों की जो उपलब्धता आज 50 है, प्रति 1 लाख पर कितने डॉक्टर हैं? 50। उसको बढ़ाकर कितना करना है? 50 को 250। ये आंकड़े आपको याद रखना चाहिए। अभी हाल फिलहाल के आंकड़े, राष्ट्रीय जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के, यानी कोई पूछे ये जो 41 का आंकड़ा लिखा हुआ, ये जो 142 का आंकड़ा लिखा हुआ, ये आंकड़ा किस समय का लिया गया? तो 2019-21 का जो फैमिली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए 2 मिनट के लिए। तो अभी आपको दिख रहा होगा। ये मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आपको अब समझ पड़े कि अभी हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की है। अभी कोई 6 की रिपोर्ट नहीं है। इन रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो जो आंकड़े हैं, उनमें हमको सुधार करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी जो नवजात शिशु मृत्यु दर है, वो 29 है। इसका उल्लेख उन्होंने किया नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन इन्फेंट जो अगर कहा जाए वो है 41.3, यानी लगभग अगर कहा जाए 41। इस 41 को कम करके जो है वो कितना बोल रहा है? वो 5 पे लाना। मतलब उनका कहना है कि भाई हम इसको 41 को घटाकर कहाँ लाएंगे? 5 पे। मातृ मृत्यु दर, जो कि मैंने क्या बोला कि प्रति 1 लाख पर ही निकलेगा। इस बहाने कॉपी में जिन लोगों ने लिख लिया है वो अंडर 5 भी लिख लीजिए। इससे सिद्ध हो रहा है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ रही है, मृत्यु दर के आंकड़े क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। देखिए, नियोनेटल, यानी वो बेचारा 29 दिन भी कवर नहीं कर पाया, 0 to 28 डे में उसकी डेथ हो गई। तो वो है 29। 1,000 में से 29 बच्चे। थोड़ा और बड़ा तो वो बढ़कर हो गया 41। 5 साल तक आया तो हो गया 49। इसको हमको कैसे ना कैसे जो अगर कहा जाए कि कवर इसमें करना, ये एक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कई बार मैं बता चुका हूं कि औसत जो मतलब जन्म दर है, उसको हमने अचीव कर लिया। हमारा सरकार का टारगेट भी है 2। हम 2, हमारे 2। तो उसको अचीव कर लिया, लेकिन बाकी में हम जो है वो काम बेहतर नहीं कर पा रहे। तो इसी में जब आप जाओगे तो बाकी और भी फिगर्स इसी के अंदर, मतलब जो फिगर लिए हैं वो, जैसे बच्चा सोचे कि 2025 के फिगर, नहीं भाई 25 के नहीं, ये इस रिपोर्ट के अलावा अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं। तो जो भी आंकड़ों का हमने यहाँ कलेक्शन किया है वो 2019-21 के इस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर किया है। 2047 तक हमारा एक प्लान है कि हमको कैसे इन आंकड़ों में सुधार करना है, अच्छी स्थिति तक लाना है। बाकी तो कुछ नहीं, तो पूरे आंकड़े इसके अंदर है। आप धीरे धीरे खुद भी अगर रीड करोगे तो आपको पूरे A to Z फिगर इसके अंदर जो है वो मिल जाएगी। ओवरऑल वो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डॉक्टर को हमको 250 तक लाना है 50 से। बाकी तो आंकड़े जो है वो ठीक ही हैं, कुछ गलत है नहीं। अगला है मध्य प्रदेश के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में किस वित्तीय वर्ष में गिरावट दर्ज की गई? 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2025-24। तो इसका आंसर है 2022-23। अब ये पहले तो ये समझ लीजिए, आंसर दिखा देता हूं। हम चले गए पेज नंबर 22 के ऊपर, यहाँ हम पहुंच गए। तो हम आ गए यहाँ से। एक सेकंड, इसको बार बार वो मेन कर्सर के ऊपर लेके जा रहा है लिस्ट को, उसको हटा के फिर से लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये हम चले गए पेज नंबर 22 पे। प्रश्न क्या लिया है वो समझ लीजिए, जिससे आपको समझ पड़े। प्रश्न हमने यहीं से उठाया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है। यहाँ हमने ये लिखा है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व की प्राप्तियों में वर्ष 2022-23 में गिरावट है। यानी बाकी सब जगह गिरावट नहीं है। ये गिरावट आंशिक रूप से तत्कालीन कारणों से रही, और उसके बाद फिर जो गिरावट ये कम हुई। अब ये पहला तो प्रश्न है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? देखो, किसी भी राज्य का जीएसडीपी क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रेशरी सेक्टर का टोटल योगदान। देसी भाषा में जीडीपी की क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं राज्य की? कि किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उत्पादन का जो मूल्य है उसको हम जीडीपी बोलते हैं राज्य की। तो आज मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसमें सब आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के लोग भी आ जाएंगे, बाहर के लोग भी आ जाएंगे, जो भी सीमाओं में रह रहे हैं उनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवाओं का, मतलब इसमें किसान का अनाज भी आ जाएगा,
इसमें कोई होटल वाला भी आ जाएगा, धुरंधर मूवी देखने वाला बंदा भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। वस्तु और सेवा का अंतिम उत्पाद जो है वो जीएसडीपी कहलाता है। ये तो बहुत बड़ा है। तो क्या ये, अगर हमारा जीएसडीपी 15 लाख करोड़ का है, थोड़ी देर देर के लिए समझ लीजिए, या 16 लाख करोड़ का है, तो क्या ये 16 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार के पैसे हैं? सोच के देखिए, क्या ये 16 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार के पैसे हैं? आंसर इज नो। ये तो पूरा ओवरऑल हमारी जीडीपी का साइज है। इसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, राजस्व प्राप्तियां, जो दो तरह की होती है। एक होती है टैक्सेबल रेवेन्यू, एक होती है नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। टैक्सेबल रेवेन्यू का मतलब है जितने भी सरकार को कर से पैसे मिलते हैं। जैसे अगर आप, जैसे मैंने बोला ना कि आप धुरंधर मूवी देखने जा रहे हैं, तो उसमें जो आप जीएसटी दोगे, उसमें आधा जीएसटी का हिस्सा राज्य का होगा, जिसको अपन एसजीएसटी बोलते हैं। आधा सेंट्रल का होगा, जिसको सीजीएसटी बोलते हैं। वो राज्य के कर में आए। आप अगर नौकरी करते हो, इनकम टैक्स दे रहे हो, प्राइवेट हो, इनकम टैक्स दे रहे हो, वो राज्य के इनकम में आएगा। कोई अबकारी शुल्क की बात कर ले, कोई भूमि राजस्व की बात कर ले, ये सब टैक्सेबल रेवेन्यू में आते हैं। ये राज्य की टैक्सेबल रेवेन्यू की इनकम, जिसमें जीएसटी से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है राज्य सरकार। इसके अलावा भी ये बिक्री कर वगैरह। दूसरा होता है नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू में तीन चीजें होती हैं। एक होता है इरिगेशन यानी सिंचाई, एक होता है माइनिंग यानी खनन क्षेत्र, और एक होता है फॉरेस्ट्री। ये होते हैं नॉन टैक्सेबल। इन नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल को आप जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो वो जो पैसा है वो एक्चुअल सरकार का, वो सरकार को मिला ना, मतलब वो सरकार का खुद की कमाई। तो आपको क्या बोल रहा है वो, कि कमी आई। तो पहले तो आपको ये बताना, वो बता रहा है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां 15.9 से 17.7 रही। इसका क्या मतलब निकला सरल भाषा में, कि मध्य प्रदेश सरकार अगर 100 रुपए की जीडीपी दिखाती है, तो उसमें वो 15 रुपए से 17 रुपए राज्य सरकार का खुद का है। खुद का है, उसको किसी को नहीं देना, उसकी खुद की कमाई। तो वो कमाई यूं तो बढ़ ही रही है, लेकिन किस साल घटी? 2022-23। ये आप याद रखेंगे। और इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कोई पूछे 1 लाख करोड़ की है, ध्यान समझिएगा, और वो पूछे कि राजस्व प्राप्तियां अगर आपकी 15.9 है, तो आपको क्या समझ पड़ा? कि उस 1 लाख करोड़ में से 15, मतलब अगर कहा जाए 15,900 करोड़ रुपए सरकार को टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू से मिले, जो उसकी खुद की इनकम है, खुद की, किसी दूसरे की नहीं है। कि किसान का अनाज बेचकर उसमें जो है वो 5,000 करोड़ आए, किसी का कपड़ा जो है वो बेचकर उसमें 2,000 करोड़ आए, हॉस्पिटलों से जो है वो 2,000 करोड़, वो नहीं, वो नहीं, उसको छोड़ दो। यहाँ पर ये याद रखना। तो इसमें जनरली तो गिरावट आती नहीं, लेकिन एक बार आई तो ये क्वेश्चन आपको 101% आएगा। तो यहाँ अगर आप नीचे देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये 19% था। इसके बाद ये घटकर कितना हो गया? 18.36। फिर उसके बाद 20.78, फिर 21, फिर 22, यानी लगातार ये बढ़ता ही है। और ये कम होना अच्छा नहीं माना जाता, बढ़ना अच्छा माना जाता है। यहाँ तो इस नजरिए से अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कभी ये समझने में दिक्कत आएगी, आसानी से समझ पड़ गया होगा। तो आज से आपका ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि एक दुकानदार ने, इसको सरल भाषा में समझे, एक दुकानदार ने आज 50,000 की सब्जी बेची, तो 50,000 उसकी इनकम थोड़ी हो गई यार, है ना? 50,000 में उसने 40,000 की सब्जी खरीदी और उसको 50,000 में बेचा, तो टेक्निकली तो 10,000 रुपये ही कमाए। तो बीच का जो गैप है वो उसका है। पर वो आम आदमी से क्या बोलता है? हम 50,000 रोज की सब्जी बेचते हैं, हम 50,000 रोज की सब्जी बेचते हैं। ये नहीं है कि उसमें से हमारी कमाई जो है वो कितनी। तो सरकार आंकड़े जब बड़े दिखाना चाहे तो क्या बोलेगी कि हमारे राज्य की जीडीपी 15 लाख करोड़ की, हमारे राज्य की जीडीपी 20 लाख करोड़ की। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि हम 2047 का क्या टारगेट कर रहे हैं, कि हमारी जीडीपी जो है वो ये, जैसे अगर आप इस पर, यहाँ पर दूर मत जाइए, वित्त मंत्री जी का बजट भाषण पर, इससे आपको समझ पड़ेगा। अब यहाँ पर ये, यहाँ सिंपल उन्होंने लिखा, ये वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ही उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है, वो मैं वही मैं समझाता हूँ, उससे आपको समझ में 2047 में वो हमसे बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इस जगह, कि मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वो $2 ट्रिलियन, यानी 250 लाख करोड़ की होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस 250 लाख करोड़ की जीडीपी से मध्य प्रदेश की ताकत नहीं दिखेगी। हमें ये बताना पड़ेगा, ये हम बता नहीं पाएंगे,
कि उस 250 लाख करोड़ की जीडीपी में सरकार की राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी। अगर वो ये कह दें कि जैसे ऐसे समझ लीजिएगा कि 2 ट्रिलियन में वो कह दें कि 1 ट्रिलियन तो हमको रेवेन्यू रिसिप्ट आएंगे, राजस्व प्राप्ति, मतलब टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू से आधा पैसा आएगा। इससे सिद्ध है कि राज्य सरकार बिल्कुल माला माल है, खूब पैसा उसके पास झमाझम। लेकिन आपने साइज तो बढ़ा दिया है, बट आपके पास खुद का कितना आया वो देखना। अगर मान के चलिए वो आपका 5% या 2% हो गया, तो उस स्थिति पे आप आकार तो बड़ा दिखा पाओगे। जो बिल्कुल वैसा है कि एक किसान कहे कि मैंने इस बार 2,000 क्विंटल गेहूं बेचा, बट कॉस्ट जो है अगर कहा आ जाए, मतलब जैसे कोई किसान कहे कि मैंने 50 लाख का गेहूं बेचा, लागत लग गई 45 लाख, तो 5 ही लाख तो कमाए ना। तो ये आप याद रखिएगा, मैंने इसलिए समझा दिया कि आपको चीजें अर्थव्यवस्था के साथ समझ पड़ना चाहिए। तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको आ सकता है। प्लस इससे एक और अच्छी चीज समझ पड़ती है कि आपको एक आइडियल रफ जीडीपी का साइज पता चलता है कि जीडीपी का साइज कैसे होगा। अगला बढ़िया सरल और बहुत अच्छा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है। शेड्यूल्ड जो अगर कहा आ जाए, अनुसूचित ग्रामीण बैंकों की संख्या जो अगर कहा आ जाए, जो सॉरी, थोड़ा सा, 1 मिनट, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। इसमें एक लाइन थोड़ी गलत लिख गई, मैं एक फाइल से दिखा दूं। ठीक है, अब वो मैंने इसलिए फाइल का वो पेज खोल लिया आपके लिए कि कम से कम गलती ना हो, थोड़ी सी माइनर सी टाइपिंग मिस्टेक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ना, शेड्यूल रूरल बैंक नहीं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। क्योंकि क्या वो नीचे रूरल टाइप कराया तो गलती से वो ऊपर भी रूरल ही टाइप हो गया। तो शेड्यूल पहले तो यहीं से दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ाने से। मैंने प्रश्न बनाया कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल कमर्शियल बैंक कितने हैं, उन्होंने कहा 33, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं, तो मैंने यहाँ गलत करने के लिए रीजनल रूरल बैंक 2 हैं, पहले 2 ही थे। ध्यान रखिएगा 2025 में ही 2 से कितने हो गए, 1 हो गए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेट, फिर वो बोल रहा है राज्य सहकारी बैंक, जिसको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या एपेक्स बैंक भी बोलते हैं। भोपाल में आपने देखा होगा, न्यू मार्केट के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका नाम ही एपेक्स बैंक। राज्य सहकारी बैंक एक है हमारे पास। 38 जिला सहकारी बैंक है, 8 लघु वित्त स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और एक पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। ये हमारे पास जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर बैंकिंग स्ट्रक्चर है। अब आप कहोगे कि ये चीज समझनी पड़ी, तो इसको देखिए। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब एक तो सरकारी और निजी, जैसे आईसीआईसीआई है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, लेकिन वो प्राइवेट है। एचडीएफसी है, प्राइवेट है। एक्सिस बैंक है, प्राइवेट है। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब सरकारी क्षेत्र के शेड्यूल बैंक। सरकारी शेड्यूल बैंक को पहचानने का एक सरल तरीका होता है कि आप जब भी किसी बैंक को देखें, अगर उसके नीचे कोष्ठक में लिखा हो ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो वो सरकारी है। हिंदी में लिखा होगा भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर, क्योंकि बैंक स्टेट्स के नहीं होते, बैंकिंग लाइसेंस स्टेट को नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो अगर कहा जाए लाइसेंस देगी, आरबीआई देगी। पहले क्या था कि क्षेत्रीय ग्रामीण, मैंने जब पिछली बार की वीडियो में आपको सुनाया था कि जब देश में आपातकाल लगा 1975 में, तो उस समय ही इंदिरा गांधी जी ने एक ऑर्डिनेंस के द्वारा भारत में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खड़े कराए। बाद में हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए एक एक्ट बनाया। रीजनल रूरल बैंक के 3 हिस्सेदार होते हैं। एक हिस्सेदार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हिस्सेदार होता है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है कोई भी कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक। ये 3 हिस्सेदार। पहले मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या ज्यादा थी। अब सब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या हो गए, मर्ज हो गए। अब हमारे पास एक बचा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर लेके आ रहा हूं, आरबीआई रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, तो आपको ये पता चलेगा कि इस समय भारत के अंदर नेशनलाइज बैंक कितने हैं। जैसे दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन जो अगर कहा है, ये सब जो है वो आपको नेशनलाइज बैंक की एक लिस्ट मिलेगी। फिर नेशनलाइज बैंक से जो है अगर कहा जाए स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्ट मिलेगी। आप पेमेंट बैंक, ये पेमेंट बैंक की लिस्ट मिलेगी। इस तरह से उन्होंने क्या करा है, एक लिस्ट बनाई। अभी हमारा है रीजनल रूरल बैंक, तो हम केवल अभी रीजनल रूरल बैंक की बात कर रहे हैं। रीजनल रूरल बैंक में हम आ गए सीधे मध्य प्रदेश में। अगर हम यहाँ मध्य प्रदेश पे जाएं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक ही नाम आ रहा है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो ये जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है, यही जो है वो एक रीजनल रूरल बैंक है। हो कोई भी, कितने भी जगह का है, लेकिन उसमें जो है वो हिस्सेदार हमेशा जो है वो क्या होंगे, 3 ही होंगे। ये ध्यान रखिए।
जैसे अगर मान के चलिए ये आपको जस्ट डायल के ऊपर ये पोस्टर दिख रहा है, अगर आप इस पोस्टर को जूम करके पास से ध्यान से देखें, जैसे सपोज ये थोड़ा सा जूम करूं, क्या लिखा है? भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं बैंक ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम, ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमपी गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफ इंडिया। ये एक बेसिक से बताया। तो आज की स्थिति के हिसाब से तो हमारे यहाँ बैंकिंग व्यवस्था, जैसे कभी कोई आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश की बैंकिंग व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखो, तो आप लिखोगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 33 कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं, एक रीजनल रूरल बैंक काम कर रहा है, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसे हम एपेक्स बैंक के नाम से जानते हैं वो, 38 डिस्ट्रिक्ट्स में कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रहे हैं जिनको हम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा 8 स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक जगह कहा जाए पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक भी कई सारे हैं भारत के अंदर। जब आप इस आरबीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो इसमें आप देख सकते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की लिस्ट आ गई। यहाँ पर लोकल एरिया बैंक की लिस्ट आ गई, स्मॉल फाइनेंस ये सब है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ये जितने भी हैं। ठीक है, पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट, ये पेमेंट बैंक। मध्य प्रदेश में कौन सा है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये एक पेमेंट बैंक। तो ये कोई पूछे कि क्या जियो पेमेंट बैंक है? यस। पेटीएम पेमेंट बैंक है? यस। फिनो पेमेंट बैंक है? यस। पब्लिक सेक्टर के भी बताए कितने टोटल इंडिया में? 12 बैंक। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मतलब आरबीआई की वेबसाइट पे लिस्ट मिल जाती है। एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए। और याद रखिएगा, देश के अंदर खुद के बैंकों से ज्यादा विदेशी बैंकों की शाखाएं काम कर रही। ये देखिए आप, लिस्ट ऑफ फॉरेन बैंक हैविंग बैंकिंग जगह कहा जाए प्रेजेंस इन इंडिया, लिस्ट देखिए, वन से शुरू हो रही है ये जा रही है, देखिए आप, 44। ठीक है, 44, जिसमें वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड, बहुत सारे नाम इसके अंदर है। इतना बड़ा फिगर और किसी में आपको नहीं मिलेगा। अगर ये ना पढ़ा हो तो बच्चा गलत ही मार के आए, वो सोचेगा कि नहीं यार इतना तो हालत नहीं होगा। हमारे खुद के प्राइवेट बैंक ज्यादा हैं, हमारे खुद के प्राइवेट बैंक तो केवल 21 हैं, ये जो लिस्ट डली है वहां हमारे ज्यादा है। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है वो आपको यूनिक क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो बैंकिंग व्यवस्था में इसलिए मैंने बता दिया, ये याद रखिएगा। और बाकी फिर मैंने लास्ट ईयर भी आपको ये चीज बताई थी कि जो रीजनल रूरल बैंक है यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपने ऑब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि उनमें 3 हिस्सेदारों में एक हिस्सेदार तो कमर्शियल बैंक था। और कमर्शियल बैंक हमेशा किसान को लोन देने से पीछे हटता है, उसके कारण ही कि वो किसान को क्रेडिट बिहाफ पर लोन देना चाहता है। क्योंकि बैंक जो होते हैं वो गारंटी पर, और क्या गारंटी रखेगा किसान? तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अटल जी के शासन काल में जब इंट्रोड्यूस हुई, केसीसी स्कीम, तो वो किसान लोन स्कीम नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड है। तब जाके नबार्ड, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आपने 1982 में प्रॉपर एक सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन के रूप में नबार्ड को खड़ा कर दिया। एक्ट तो 81 में ही बना दिया नबार्ड का, फिर भी। अगला है 2024-25 के मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का उत्पादन 225.95 लाख टन रहा। इस उत्पादन में देशी अवर्णित गायों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा? 48%, 44%, 32%, 25%। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, और जैसे कई जगह पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम गौपालन के लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ गायों से ज्यादा भैंस है। उसके पीछे एक तर्कपूर्ण कारण ये भी है कि गाय के भैंस दूध में फैट की मात्रा भैंस के दूध के फैट की मात्रा से काफी कम होती है। और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैट। आज आप चिकन खा लो, चिकन बोलो सॉरी, आज आप पनीर खा लो, आप चीज खा लो, आज आप क्या कहते हैं कि घी खा लो, इन सब में फैट की मात्रा बहुत रोल प्ले करती है। तो गाय का जो प्रतिशत है वो केवल और केवल 32%। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। भैंस का जो है अगर कहा जाए लगभग 48%। तो इसको अगर हम देखने के लिए इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही हम चले जाएं यहाँ पर, तो हम चले गए पेज नंबर 82 पर। एक सेकंड रुकिएगा ना, बस एक मिनट। यहाँ तो हम ये यहाँ से आ गए पेज 82। एक्चुअल क्या है, वो नंबरिंग वाले पेज थोड़े से एक सेकंड, ये यहाँ से
थोड़ा सा इसकी नंबरिंग बिगड़ गई एग्जैक्टली, क्या हमने टेबल की नंबरिंग कर ली उसमें, और वो नंबरिंग होना चाहिए उसकी। तो कोई ज़्यादा वैसे टाइम लगेगा नहीं, हम ध्यान से देखें तो समझें। जैसे लिखा हुआ है कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बिल्कुल सही। पशुपालन उत्पादकता की वृद्धि के साथ शासन के विविध उपाय किए हैं, जिनके फलस्वरूप दूध उत्पादन काफी वृद्धि हुई 2023-24 से 2024-25 में। हमारा जो दूध का उत्पादन है वो 5.9, मोस्ट आईएमपी, इसको अच्छी ग्रोथ कहते हैं, अच्छी बढ़ोतरी। इसलिए तो राज्य सरकार सपना देख रही है कि हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। अभी दुग्ध उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश सरकार का ये एक सपना है कि हम दूध उत्पादन में नंबर वन आ जाए हिंदुस्तान में। तो वो हो भी सकता है, क्योंकि हमने, अगर हमारी ग्रोथ है 5.95 तो ठीक ठाक है, अच्छी ग्रोथ मान सकते हैं इसको। 5.95% है, हालांकि बाकी अंडा मांस इनसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी वर्ष 2024-25 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 707 ग्राम, ये भी काफी बढ़ गई पिछले साल की तुलना में। और प्रजातिवार दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान कुल दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा 48%। देशी अवर्णित गायों का योगदान 32%, ये एक इम्पोर्टेंट। और क्यों है, तो वो मैंने अगर कहा आ जाए आपको बता दिए। आप चाहें तो इसके लिए कुछ नहीं करिए, फूड सेफ्टी अथॉरिटी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फाइल डाउनलोड करिए। मतलब इंटरनेट पर सिंपल जाइए, यहाँ पर ऐसे साइट टाइप करिए, फूड सेफ्टी अथॉरिटी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऐसा करिए। इसमें जो आपको गाइडलाइन मिलेगी उसमें आपको पता चलेगा कि यार भैंस के दूध और गाय के दूध में परसेंटेज में काफी ज्यादा अंतर है। और मेन जो अगर कहा जाए बात हमारी, जैसे बफेलो मिल्क, वो कह रहा है कि आपके सामने मिनिमम मिल्क फैट भैंस कम से कम, अगर बिल्कुल आप सबसे कम भी बेच रहे हो तो भी, जो अगर कहा जाए वो कितना होना चाहिए, 5% मिनिमम मिल्क फैट। और गाय के लिए मिनिमम कितना है, 3.2, मोटा मोटा मानो तो 2% फैट का अंतर। 2% बहुत होता है। इसको देखने के लिए जाना, वो नीला वाला पैकेट, हरा वाला पैकेट और लाल वाला पैकेट खरीदना दूध का। लाल वाले पैकेट को अगर खाली करोगे तो हाथ ऐसा करोगे तो भी चिकनाई आएगी, सांची गोल्ड बोलते हैं जिसको। तो टेक्निकली ये है ना कि 2% का बड़ा जो है वो रोल है यहाँ पर। और बाकी में तो और फिर जो है वो, जैसे गॉट है, बकरी है, तो बकरी में 3%, बकरी का दूध और पतला होगा। इसलिए छोटे बच्चे, ध्यान रखिएगा, जो न्यू बॉर्न बेबी होगा, आप में से किसी के यहाँ बच्चा हुआ होगा फैमिली में, या आपकी खुद के अगर कहा जाए बच्चे होंगे, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी फैट को बहुत अच्छा डाइजेस्ट नहीं कर पाती। माँ के मिल्क को तो कर लेती, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है वो उस तरह से। तो उसको हम बफेलो वाला यानी भैंस वाला दूध नहीं देते, या तो गाय का देंगे या तो बकरी का देंगे, क्योंकि उसमें फैट का परसेंट कम। या अगर मजबूरी है भैंस वाला, तो उसे खूब सारा पानी मिला के पिलाएंगे फिर। हालांकि 6 महीने तक तो बच्चे को केवल माँ का स्तन पानी कराना चाहिए, बाकी कुछ नहीं कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। ये एक अपने को याद रखना है। ऐसे हमको अलग अलग दिख रहा है कि मिल्क के अंदर अलग अलग तरीके के जो है वो दूध है। ये क्वेश्चन इसका तो नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस की जानकारी आना चाहिए ना। जैसे आज आप कोई दुकान पर जाओ, वो फुल क्रीम मिल्क बेच रहा है, तो 6% फैट होना चाहिए कम से कम उसमें, कम से कम, ज्यादा तो छोड़ दीजिए, कम से कम जो है। वही बात उसने यहाँ पर लिंक करी, और उसी से उसने ये प्रश्न जो है वो हमने लिंक करके बना लिया। अगले पे आते हैं। ये पोस्टर से याद आ गया, अगर आप में से कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहा है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि अभी मई में एग्जाम है, तो हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक कोर्स है। आप कोर्स, मैंने कहा कि परचेस करना नहीं करना आपके ऊपर है, तो उसमें शुरू के 4-5 वीडियो हमने फ्री रखे हैं। अब वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ऐप डाउनलोड कर। इसलिए देख लीजिएगा कि उससे आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि एक्चुअल पेपर किस नेचर से आएगा। ठीक है, नेचर समझना जरूरी है पेपर का, बाकी तो ठीक है अपनी जगह चीजें। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस दुग्ध संघ में राज्य के सर्वाधिक जिले शामिल हैं? भोपाल दुग्ध संघ, इंदौर दुग्ध संघ, उज्जैन दुग्ध संघ, जबलपुर दुग्ध संघ। अब अगर मान के चलो तुक्का मारे बच्चा तो उज्जैन मारेगा, और खूब पढ़ा हो तो सांची के नाम से भोपाल जाएगा। और दोनों ही स्थिति में क्वेश्चन क्या हो जाएगा उसका, गलत हो जाएगा दोनों स्थिति में। तो अगर हम इसी को देखें, इसी फाइल में थोड़ा सा नीचे चले जाए, यहां से सीधे आपको दुग्ध संघ पर, ये हम चले गए डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर। तो दुग्ध संघ में दिख रहा है कि भोपाल जो जिला है उसमें 10 जिले तो पूरे आ रहे हैं, और 2 जिलों का कुछ पार्शली पार्ट आ रहा है, मतलब कुछ कुछ तहसीलें 2 जिलों। इंदौर में 9 जिले पूरे आ रहे हैं, 2 जिले कुछ आ रहे हैं। उज्जैन में 6 जिले, जबलपुर में 18, और ग्वालियर में 6, और
बुंदेलखंड दुग्ध संघ में 6। टोटल हमारे पास 6 दुग्ध संघ बता रहा है, जिनमें 55 जिले कवर है। इनमें सबसे ज्यादा जिले जबलपुर दुग्ध संघ में, सबसे ज्यादा। तो अब आपके दिमाग में आप सोचिए, अगर ना पढ़ा हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, पूरे गलत ही होते, क्योंकि हम तुक्का भी नहीं लगाते ना। अभी किसी से पूछो कि यार, ये अगर कहा जाए मध्य प्रदेश दुग्ध संघ के बारे में, कितने दुग्ध संघ का, तो पहला तो दिमाग में आएगा भोपाल, क्योंकि सांची दिमाग में तुरंत ही बैठेगा, यहाँ पर वो उसी से लिंक करेगा। और फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए कि वो आंसर तक या तो भोपाल जाएगा या तो इंदौर जाएगा तो उज्जैन जाएगा, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस नजरिए से ये हमारे लिए आंसर जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर है, महिला हितैषी पंचायत पहल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले का चयन किया गया? छतरपुर, राजगढ़, ए और बी दोनों उपरोक्त। देखो, ये जो पहल है इसमें सब जिले आ रहे हैं, ये कहना आज की देखे, लेकिन वो अपने इकोनॉमिक सर्वे में केवल 2 जिलों का उल्लेख कर रहे हैं। हम उसके नजरिए से चले तो हम अगर यहां पर जाएं, ये हम चले गए 136 पेज की ओर, एक से, ये यहाँ पर। तो आपको वो बता रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, महिला हितैषी पंचायत पहल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छतरपुर राजगढ़ जिलों की 15-15 पंचायतों को लक्षित विकास के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा राज्य डेटा संचालित शासन के प्रति प्रतिबद्ध है, बाकी वो हमारे लिए कोई काम का जो है वो नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए लिंक करके आ सकता है। तो वो इस मैंने इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पढ़ा है, मैंने ओवरऑल के हिसाब से नहीं पढ़ा है, ये ध्यान रखिएगा ना। ओवरऑल के हिसाब से पढ़ा था तो क्वेश्चन में मुझे अलग ही कहीं जाना पड़ा। फिर है, डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के स्टार्टअप्स का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो पहला तो आपको ये समझ पड़ गया कि कोई राज्य, जैसे हमने 2025 में मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी बनाई, बिल्कुल सही। हम कितने भी स्टार्टअप खड़े कर लें, लेकिन वो तभी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना पाएंगे जब डीपीआईआईटी ने उनको मान्यता दी, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। ये एग्जैक्टली 1995 से भारत के अंदर, मध्य प्रदेश का नहीं है, भारत सरकार का है। 1995 से भारत सरकार के अधीन एक विभाग है, उसका काम है कि जो देश के अंदर उद्योग हैं और इंटरनल ट्रेड हो रहा, आंतरिक जो व्यापार हो रहा है, उसको मैनेज करना। उसको मैनेज करने के लिए डीपीआईआईटी काम करता है। तो देश के अंदर स्टार्टअप देखने के लिए क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में उद्योगों को जो है वो पुशअप देते हैं, धक्का मारते हैं, जिससे उद्योग जो आसानी से बढ़े। तो ये क्या करता है, डीपीआईआईटी क्या करता है, उन स्टार्टअप्स को मान्यता देता है। तो आज मध्य प्रदेश के अंदर आप सोचो ना, जनरली किस सेक्टर में अभी हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? आज हर एक आदमी कहाँ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बस एक सेकंड। आज एक हर आदमी कहाँ बढ़ने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं हजारों की तादाद? क्या आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन में? क्या आपको लगता है स्वास्थ्य? क्या लगता है आपको एआई आईटी? मतलब हम अगर किसी प्रश्न तक जाएं और उसका रास्ता खुद भी ढूंढें, तो भी हम आंसर तक जा सकते हैं। तो हमारा आंसर है आईटी सेवाएं। तो अगर हम इसके 154 पेज पर चले जाएं, इसी जगह कहा जाए, तो हमें उससे ये समझ पड़ता है कि आज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप जो है वो कितने हैं। तो ये हम आ गए, पहले तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डीपीआईआईटी से 2025 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप टोटल कितने हो गए, 1727 लिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि राज्य में एक सुदृढ़ समग्र स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025 की लागू है। वो ये बता रहा है कि 2025-26 में दिसंबर तक 1723 स्टार्टअप को भारत सरकार से मान्यता मिली, लेकिन भारत सरकार में भी किससे, डीपीआईआईपी से, ये ध्यान रखेगा, इससे ही आपको डीपीआईआईटी सर चॉइस जो कहा जाए से जो है वो मान्यता मिली। तो समय समय पर हमने कई स्टार्टअप नीति बनाई। एक अनेक ही बात ये बोल रहा है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में 225% की वृद्धि हुई, जो ये बता रहा है कि हाँ भैया, महिलाओं के लिए। और इसका कारण भी है कि सरकार योजनाओं के द्वारा उनको फंड भी प्रोवाइड करा रही है। ये एक बेसिक है स्टार्टअप्स में। वो एक और कारण है कि आज हमारे पास 103 इंक्यूबेशन सेंटर है। एक्चुअल क्या होता है कि जब हम स्टार्टअप खड़ा करते हैं, तो उस स्टार्टअप को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि जब स्टार्टअप खड़ा होगा तो भाई उसको टेक्नोलॉजी कहाँ से ले, फंड कहाँ से ले, उसको लोन कहाँ से मिले, मार्केट की अवेलेबिलिटी। भाई मैं अपना प्रोडक्ट, अभी मान के चलो मुझे अचार का स्टार्टअप शुरू करना,
तो अचार खराब कैसे ना हो, इसके लिए मुझे ज्ञान होना चाहिए। मुझे लोन चाहिए क्योंकि मैं पैकिंग के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, वो मैं अपने अचार का प्रमोशन कैसे करूँ, एडवर्टाइजमेंट कैसे करूँ, वो जानकारी मेरे पास होना चाहिए। ये सब जानकारी नहीं होंगी तो मेरा बिजनेस क्या होगा, चलेगा ही नहीं। और इसी में सहायता देते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। तो इंक्यूबेशन सेंटर अगर बड़े हैं, 103 वो बोल रहा है, तो इससे साफ है कि हमारे स्टार्टअप्स की संख्या भी क्या हो रही होगी, ठीक तरीके से बढ़ रही होगी। तो इस तरह से उसने ये बताया कि राज्य के 10 शीर्ष स्टार्टअप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, हार्डवेयर, ठीक है, आदि उन्होंने लिस्ट बनाई। हम पूरी लिस्ट पे तो ना जाए, लेकिन हम यहाँ देखें, हमें दिख रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा जो फिगर है 10.27 वो आईटी से होगा, ये देख। फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए एग्रीकल्चर का, फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान का, इस तरह से हम अलग अलग स्टार्टअप्स को अलग अलग तरीके से इसमें देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका हो सकता है कि टॉप 10 स्टार्टअप्स में कौन कौन से स्टार्टअप्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये आप कोई पूछे। इसके अलावा कुछ नए सेक्टर्स भी आ रहे हैं स्टार्टअप्स में। और जो आखिरी बात मैंने बोली कि जब भी आप स्टार्टअप्स वर्ड को देखेंगे तो हमेशा DPIIT अगर कहा जाए ही लिखेंगे, या DPIIT के बारे में। और इस बहाने कम से कम आपको एक चीज मैंने ऐसे भी बता दी कि DPIIT 1995 से काम कर रहा है, आज से नहीं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और भारत सरकार के मतलब इंटरनल ट्रेड को तो चलाने में इसकी एक बहुत, जो अगर कहा जाए, रोल है। इसलिए भी अपने को याद रखना है। फिर अगले के ऊपर आते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन, रटा होगा आपको, आपने भी पढ़ा होगा। देश का एकमात्र सिल्क टैग पार्क कहाँ है? सब टीचरों ने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया होगा, तो हमको मालूम है कि पचमढ़ी में है, नर्मदापुरम जिले में है। हमारे काम का क्या है, तो हम अगर इसी 159 पेज पर यहाँ से ही चले जाएं, तो हमें दिखता है कि आज हम 4 तरह के जो है वो सिल्क पे काम कर रहे हैं। 4 तरह का, पहला है शहतूत, मलबरी, अभी तो ये सीजन भी इस मलबरी का, आपने खाया होगा, फल भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है उसका, शहतूत का। दूसरा है टसर, तीसरा है एरी, और चौथा है मूंगा। इसको कोरल नहीं कहा जाता, ये तो ट्रांसलेशन की गलती है कि कोरल लिख रहा है, कोरल एग्जैक्टली इसको बोलते ही नहीं, इसको मूंगा ही सिल्क बोलते हैं। तो मूंगा सिल्क, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क और एरी, 4 ही तरह का मेन सिल्क होता है जो कोकून से हम लोग अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। जैसे आप शहतूत पे जो मलबरी है वो सबसे ज्यादा इसीलिए अच्छा रहता है क्योंकि शहतूत उगाना बहुत सरल है। कहीं भी सहतूत के पौधे लगा दीजिए, उनके पत्तों को, एक्चुअल क्या होता है, सहतूत का जो मतलब सिल्क का जो कीड़ा होता है, वो सहतूत के पत्तों को खाता है और उसके खाने के बाद अपने स्लाइवा यानी लार से एक प्रोटीन स्ट्रक्चर अपने चारों ओर बनाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको बोलते हैं कोकून। उसी कोकून से हम सिल्क प्राप्त करते हैं। अगर समय पर वो कोकून का उपयोग ना करा जाए तो वो सिल्क खराब हो जाता है, वो कोकून को तोड़ता है और उसके जो है वो से बाहर निकल जाता है। उस स्थिति को बोलते हैं मौत। मौत यानी वो एक, उसके बाद की अवस्था में एक तितली बन गया, देसी भाषा में कहा जाए, है ना। तो कभी आपने ये देखा हो, उसके पहले कभी इसको ऐसे समझिए, सिल्क वर्म लाइफ साइकिल, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है? कोकून। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कोई पूछे कि भाई कौन सी स्टेज में से हम निकाल लेंगे, तो हम कोकून स्टेज से ही निकालेंगे। वो मौत, ये मौत, वो आपने कई बार इस तरह के जो देखे होंगे ना, ऐसी घर में भी जो है, ये एक बार इसको तोड़ के निकला, ये खराब हो जाएगा, फिर ये सिल्क हमारे कोई काम का नहीं है। ये सिल्क वर्म, ये पत्तियां खाएगा सहतूत की, एक कोकून बनाएगा, उसके बाद ये मौत स्टेज में जाएगा। फिर अगर इसी मौत के बाद फिर से ये अगर कहा जाए, ये अपने एग देगा और इस तरह का एक कीड़ा बनेगा यहाँ पर। इस बहाने आपको एक और चीज समझ पड़ी कि रेशम एक प्रकार का एनिमल फाइबर है, पशुओं से मिलने वाला प्राकृतिक फाइबर। प्लांट फाइबर भी बहुत सारे हैं हमारे पास, वो तो आपको नाम मालूम ही होंगे, जैसे जूट है, मेस्टा है, पटसन है, या अलसी से फ्लैक्स जो है अगर कहा जाए उससे। हमारे मध्य प्रदेश में जो बनाना होता है, बनाना फाइबर आज बहुत यूज होने लगा। ये सब प्लांट फाइबर्स हैं, इनमें से कोई एनिमल फाइबर नहीं। एनिमल फाइबर तो हम ऊन के रूप में जमाने से यूज करते आ रहे हैं, बकरी के, भेड़ के ऊन के। बट ये भी अपने आप में एक प्रकार का एनिमल फाइबर ही है, क्योंकि ये एक प्रकार के जीव से प्राप्त होता है। तो ये एक है कि मध्य प्रदेश में प्रश्न अगर उसको बच्चों वाला पूछना हो कि सिल्टेक पार्क कहाँ है, पचमढ़ी,
कौन सा सिल्क उसमें तैयार होता है, तो चारों के नाम अपने को पता ही है, तो कुछ उसमें गलत हो गई नहीं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में 2025 में मध्य प्रदेश के किस स्थल को शामिल नहीं किया गया? रामनगर के गौड़ स्मारक, गुप्तकालीन मंदिर, सम्राट अशोक के शिलालेख और बुंदीला शासकों के महल और दुर्ग। तो इसका आंसर जो है वो है रामनगर के गौड़ स्मारक। रामनगर के गौड़ स्मारक इस टेंटेटिव लिस्ट में पहले ही आ चुके हैं। 2025 में नहीं आया, 2025 में तो गुप्तकालीन मंदिरों का समूह। देखो जनरली हम गुप्त काल के मंदिर देखें तो मध्य प्रदेश में रायसेन से अगर आप शुरू करोगे तो सतना, पन्ना, छतरपुर होते हुए कानपुर तक अगर जाओ तो गुप्त काल के बहुत मंदिर मिल जाएंगे। जैसे आप मध्य प्रदेश से बाहर निकलोगे तो देवगढ़ का 10 अवतार टेम्पल बड़ा फेमस है। ठीक है, वो गुप्त काल का पहला चर्चित मंदिर माना जाता है और यहीं से मंदिर निर्माण परंपरा सही शुरू हुई। कानपुर का भीतरगांव टेम्पल, जिसको हमने ब्रिक्स से बना हुआ, जो वो टेराकोटा ब्रिक्स से बना हुआ टेम्पल है। हमारे मध्य प्रदेश में भी काफी टेम्पल्स है। इन सब टेम्पल का एक समूह उन्होंने बनाया। रामनगर में गौड़ स्मारक पहले ही आ गए। अब आप कहोगे कि ये इकोनॉमिक सर्वे से कैसा है? तो इकोनॉमिक सर्वे में बकायदा अगर आप 164 पेज पर जाएं तो उस 164 पेज पर उन्होंने इस बात को लिखा। ये आप यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से, यही क्वेश्चन तो आते हैं आजकल और क्या। वो लिख रहे हैं कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की संभावित टेंटेटिव, अभी 15 स्थल है हमारे, है ना, वो आप चाहें तो इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश की 4 विरासत स्थलों, मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख। अब आप कहोगे मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख, आप खुद सोचिए। आप सांची गए तो सांची में आपको सबसे पहले अशोक के अभिलेख मिले मिले। सांची से थोड़ा सा आप आगे गए, सतधारा नाम की जगह, वहां भी एक स्तूप है, वहां अभिलेख मिला। उससे आप अगर सीहोर तक आ जाएं तो पान गुड़ारिया अगर कहा जाए में भी आपको सारू मारू की गुफाएं, वहां भी आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। यहां तक आपके अशोक के इंस्क्रिप्शन, तो अशोक का इंस्क्रिप्शन जो अगर कहा जाए पूरे क्षेत्र में फैला हुआ। और यहाँ नहीं, आप रीवा चले जाइए, रीवा में भी मिलेगा। कभी जिनको नाम ना मालूम हो तो आप रीवा का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, आपको कुछ समझ। तो इसको क्या करा, वो टेंटेटिव लिस्ट में एक पूरे के पूरे पैटर्न में जोड़ा कि हम एक को नहीं करेंगे, हम सबको जो है वो शामिल करेंगे। जब प्रोटेक्शन की बात आएगी तो सबको करेंगे। जैसे ये रीवा में आप जब रुचि के स्थानों पर जाएंगे, एक सेकंड, ये रीवा की वेबसाइट, तो यहाँ पर अगर ये आप देवकोठरा के स्तूप पर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ये बकायदा, कि ये पुरातात्विक जो है वो स्तूप है यहाँ पर, और स्तूप 2000 साल पहले का, इतने 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 जो है वो यहाँ पर, और यहाँ पूरी जानकारी आपको मिलती है ये। तो यहाँ भी हमको बहुत सारी चीजें जो है वो मिली। ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो मौर्य 64 योगिनी मंदिर, ऑलमोस्ट इस क्लास में मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब जानते हैं कि जो हमारा पुराना संसद भवन है वो इससे इंस्पायर है। उत्तर भारत के गुप्त काल की जो मंदिरों की श्रृंखला, वो बताने की जरूरत नहीं। और बुंदेला, ये 4 साइट्स हमने जो है वो 2025 में इंक्लूड करी। अगर आप सिंपल एक कीवर्ड टाइप करें इंटरनेट के ऊपर और एमपी जनसंपर्क की ही वेबसाइट देखें, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट मध्य प्रदेश एमपी जनसंपर्क, इसके आगे आप एमपी जनसंपर्क करें, ये आपको 3 नवंबर 2025 का मध्य प्रदेश जनसंपर्क का एक लिस्ट आ गया। प्रदेश की 18 यूनेस्को विश्व धरोहर, 15 टेंटेटिव, 3 अस्थायी सूची में। इसमें वो लिख रहा है कि प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होने पर हर्ष और गौरव का विषय। मुख्यमंत्री जी 11 मार्च 2025 का ये प्रेस रिलीज है। 2025 में 4 हमारी आए। तो उन्होंने कहा, पहला वो बता रहे हैं मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख, बकायदा ये बता रहे हैं पूरे के पूरे, तो एक जगह तो नहीं है, कई जगह है। फिर दूसरा वो आपको 64 योगिनी मंदिर बता रहा है कि 9 से 12 सेंचुरी के बीच निर्मित 64 योगिनी मंदिर तांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। ये मंदिर गोलाकार खुले आकाश के नीचे बना हुआ है, डस डस डस। ठीक है, आदित्य है यहाँ पर। इस तरह के जो अगर कहा जाए कि और भी जगहों पर मंदिर है। तीसरा, उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर, वो आपको बता रहा है सांची, उदयगिरी, विदिशा। ठीक है, नचना कुठार, पन्ना, तिगवा, कटनी, भूमरा, सतना, सकोरा, दमोह, देवरी, सागर, पवाया, ग्वालियर में। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? दिमाग का दही हो जाता ना, ऐसी क्वेश्चन तो आ रहे हैं। अभी आपसे पूछ ले कि देवरी कहाँ है,
कंफ्यूज हो गए। वो पूछ रहे कि नचना कोठार का मंदिर कहाँ है, आप कंफ्यूज हो गए। उदयगिरी में गुप्तकालीन मंदिर मिला, वो कहाँ पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो अगर कहा आ जाए इसमें, तो ये जैसे सांची में, अब सांची में दो तरह के मंदिर है। एक है गुप्त काल, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये गुप्त काल का मंदिर। ये जो बगल में दिख रहा है, ये जो अगर कहा जाए मौर्य काल का मंदिर है। आप कहोगे मौर्य काल का मंदिर है, तो एक्चुअल क्या है कि मौर्य काल में जो मंदिर थे वो ग्रीक परंपराओं से इंस्पायर थे। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, टेम्पल, आप इंटरनेट पे टाइप करिएगा टेम्पल 18, ठीक है, मतलब उसके अंदर या तो खाली टेम्पल जो अगर कहा जाए 18 टाइप करिए, या सांची जो अगर कहा जाए टेम्पल 18 टाइप करिए, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मंदिर मतलब वो मंदिर जैसा नहीं दिखेगा आप, वो आपको कैसा दिखेगा, जैसे कोई ग्रीक स्ट्रक्चर है। क्योंकि जो ग्रीक, जैसे अभी आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। ग्रीक टेम्पल, अभी मैं आपको एक भारत से बाहर निकल गया, कुछ स्क्रीन पर इमेज दिख रही है, इनको देखिए ध्यान से। ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, ये वाली देख लीजिए चाहे तो, ये है ना, ये ग्रीक टेम्पल्स। अब इसी की जगह मैं क्या टाइप करूं, एक सिंपल कीवर्ड अगर कहा जाए सांची टेम्पल 18, तो यहां पर अगर जो इमेजेस आपको इंटरनेट पे दुनिया भर की मिल रही हैं, इनमें क्या मिल रहा है, ये सांची का एक है, तो ये ग्रीक टेम्पल है, ना कि गुप्तकालीन टेम्पल। फिर वो बोल रहा है बुंदेल कला के किले और महल, तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे गढ़ कुठार का किला, राजमहल, जहांगीर महल, दतिया महल, धुबेला महल आदि सब को मिला लें अगर, ये सब यानी अगर ये लिस्ट में जाएगा तो ये एक ही साथ सब शामिल होंगे, जिनको ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कहते हैं, है ना। जैसे महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में जो टेम्पल हैं पल्लव काल के, वो एक टेम्पल नहीं है, उनको शोर टेम्पल कहते हैं, लेकिन वो ग्रुप ऑफ टेम्पल है, उसमें पूरा कैंपस है, तो जितने टेम्पल है उस कैंपस के अंदर सब आ जाएंगे पूरे, ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक जो है वो बुंदेला कहानी, तो जरूरी नहीं कि ओरछा के मंदिर ही आएंगे इसमें, है ना। गढ़ कोठार के जो अगर कहा जाए, ये भी स्टोरी में कई बार पढ़ा चुका हूं। ये प्रश्न यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से ऐसे आते हैं। फिर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 2024-25 में कितनी है। तो पहले तो है कि जो बिजली की उपलब्धता होती है वो किलोवाट आवर में निकाली जाती है। किलोवाट आवर का मतलब है कि जैसे मान के चलिए अभी आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, वहां कोई एक एसी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 2 किलोवाट। इसका मतलब है कि वो प्रति घंटे कितनी बिजली खाएगा, 2 यूनिट। 1 किलोवाट को काउंट किया जाता है 1 यूनिट से। इसको बहुत सरल तरीके से समझिए, मान के चलिए, आप ऐसे समझिए, आपके पास एक बल्ब लगा है घर में आपके, जो कि 100 वाट का है, बोल्ट नहीं वाट, 100 वाट का है। तो कोई पूछे कि 1 यूनिट बिजली कितनी देर में खाएगा, तो चूंकि हमें मालूम है कि 1 घंटे में अगर 1000 वाट चल जाए तो 1 यूनिट होती है, वो तो 100 वाट का है। इस प्रकार वो 10 घंटे अगर कंटिन्यू चलेगा तो 1 यूनिट बिजली खाएगा। तो हर राज्य के अंदर बिजली की उपलब्धता किलोवाट आवर में ही निकाली जाती है। तो मध्य प्रदेश में किलोवाट आवर में अभी हमारा फिगर है 1398, जो भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ही अच्छा है। हम भारत के दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। तो 1398 कि मध्य प्रदेश के अंदर 1136, 1398, 1516, 1734 जगह कहा जाए, इस तरह से इसको अपन लिंक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पहली सोलर बैटरी स्टोरेज परियोजना स्थापित की जा रही है। ओमकारेश्वर, मुरैना, नीमच, आगरमालवा। तो इसका आंसर है मुरैना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। क्यों आ सकता है, तो पहले तो अपन इकोनॉमिक सर्वे के पेज नंबर 176 पे जाएं। तो ये हम पहुंच गए पेज नंबर 106, एक थोड़ा आगे निकल गए हैं, पेज नंबर 100 कितना चल रहा है, 76, हाँ। तो हमारे लिए आ गया ये 183 आ गया है, 81, 77, 76, ये हम पहुंचे यहाँ से। तो अब हमारे पास है ये पेज नंबर 176 के ऊपर, उसमें बकायदा लिख रहे हैं कि हम क्या जो है वो कदम उठा रहे हैं। तो उसमें लिख रहा है कि विभिन्न ग्रिड की आवश्यकता स्थिरता प्रदान करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा भंडारण परियोजना हेतु मुरैना में 440 मेगावाट सौर परियोजना सह 4 घंटे की प्रदेश में पहली स्टोरेज परियोजना स्थापित की जा रही है। अब कई बच्चों को अभी भी नहीं समझ पड़ा होगा कि स्टोरेज परियोजना क्या होती है। देखो, जो सोलर पैनल होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब है कि मान के चलिए आपके घर के छत के ऊपर किसी ने सोलर पैनल लगा दिया,
और उस सोलर पैनल से आपके घर में बिजली आ रही है, लेकिन आपके पास बैटरी नहीं है। तो जब तक सूर्य की ऊर्जा मिल रही है तब तक जो अगर कहा आ जाए आपको बिजली प्राप्त हो, इसको बोलते हैं ऑन ग्रिड। जो अगर कहा आ जाए सोलर पैनल, ऑन ग्रिड सोलर पैनल में हमको अलग से बैटरी पैक की जरूरत नहीं होती। एक पैनल लगाना है, एक इन्वर्टर डिवाइस लगाना है जो उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करे, और उसके द्वारा आपके घर तक और ग्रिड से पूरे शहर में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन कई बार हमें पीक आवर पर बिजली की ज्यादा जरूरत होती है, तो सरकार ये चाहती है कि हम क्या करें, उसको स्टोर भी करें। तब जन्म होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि एक बैटरी पैक के द्वारा उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है। अभी तक मध्य प्रदेश में जितने भी सोलर पैनल लग रहे हैं उसमें मोस्टली ऑन ग्रिड हैं, जो डायरेक्ट किसी ग्रिड को बिजली दे रहे हैं, लेकिन स्टोर करके नहीं रख रहे हैं पीक आवर के लिए। अब हमने मुरैना में सोचा है कि यार वो 4 घंटे के लिए हमको कुछ ना कुछ करना है, पीक आवर्स होते हैं, समय रहता है। तो हमने तय किया कि हम एक ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर ये काम करेंगे। तो मुरैना में पहला जो है वो ये सोलर परियोजना है, जिसमें वो अपने आप में एक स्टोरेज परियोजना। हालांकि कॉस्ट इसकी ज्यादा आएगी, लेकिन फिर भी इसके बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे। तो कभी जो है वो आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ ले तो एग्जाम में जो है वो आता ही है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस तो एग्जाम में बनते हैं, और क्या बनते हैं। तो मुरैना ये हमारे लिए हो सकता है। अगला है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच मई 2025 में एमओयू साइन हुआ? गुजरात, मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, और ये परियोजना केवल मध्य प्रदेश राज्य की है। तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। देखो, ताप्ती निकलती हमारे यहाँ से मुल्ताई से, सबको मालूम, लेकिन इसके पानी का सबसे ज्यादा उपयोग करता है महाराष्ट्र, है ना। हमारे पास ताप्ती पे ऐसे भी बड़े डैम नहीं। ताप्ती के ऊपर जो ज्यादातर डैम परियोजना है वो महाराष्ट्र में और गुजरात में। जैसे आप गुजरात चले जाओगे तो कई डैम मिलेगा यहाँ पर, महाराष्ट्र चले जाओगे तो प्रकाशा बैराज मिलेगा। जैसे ही महाराष्ट्र जाओगे, कोई कभी खरगोन बड़वानी का स्टूडेंट होगा, उसको मालूम होगा, जैसे बड़वानी से सेंधवा क्रॉस करके आप नंदुरबार की ओर बढ़ोगे तो रास्ते में ही प्रकाशा पड़ता है। ताप्ती के ऊपर बहुत हिस्टोरिकल साइट है, नदी के ऊपर एक स्थल है। हमारे मध्य मतलब महाराष्ट्र के लिए तो दक्षिण के लिए जो काशी की भूमिका में उसको देखते हैं वहाँ पे, और काफी बड़ा मेला लगता है वहाँ। तो हमारे यहाँ तो नहीं है ज्यादा, लेकिन वहाँ है। अब आप कहोगे कि ये है क्या चीज। पेपर में तो हमने इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन उठाया, लेकिन ये कहानी पिछले, देखो एक काम हम कर रहे हैं नदी जोड़ो पड़े। हम देख रहे हैं कि भारत की कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी की थोड़ी सी चैलेंजिंग इश्यू है। उससे किसी जगह हम बहुत बाढ़ की स्थिति को देखते हैं, किसी जगह हम बहुत सूखे के हालात को देखते हैं। उस बाढ़ और सूखे के हालात के बीच में संतुलन पैदा करने के लिए हम रिवर लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे केन बेतवा रिवर लिंक, चंबल पार्वती काली सिंध रिवर लिंक, ये रिवर लिंक है। यहाँ काम थोड़ा यूनिक है। ये रिवर लिंक नहीं है, ये रिचार्ज प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ेंगे कि ग्राउंड वाटर लेवल उससे बढ़ जाए, जिससे नदी भी ना सूखे और उस क्षेत्र के अंदर जो है वो पर्याप्त इरिगेशन और अन्य चीजों का जो है वो समन्वय रहे। तो इसमें मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र राज्य है, दोनों के मुख्यमंत्री के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था पिछले साल मई में। यही बात उन्होंने इस इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो डाली, मतलब इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर यही बात है। तो अगर हम इसी इकोनॉमिक सर्वे का पेज 186 पढ़ें, ये हम चले गए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम कई तरह की परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। एक है कि रिवर लिंक है, तो केन बेतवा है, बिल्कुल सही है। पार्वती कालीचंद चंबल लिंक पर, ये लिंक परियोजना। लेकिन ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, संयुक्त जल प्रबंधन नदी पुनर्भरण पहल ताप्ती नदी बेसिन पर केंद्रित है, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को लाभ होगा। इसमें गुजरात कोई हमारा हिस्सेदार है नहीं, ना गुजरात हमारा दोस्त है, इसलिए हम सोचें कि गुजरात राज्य की भूमिका हो तो नहीं। तो पिछले साल मई में मध्य में, ये 10 मई का है, आपको दिख रहा होगा उसी दिन का ओरिजिनल प्रेस रिलीज है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट विल सेट अप ए न्यू ग्लोबल बेंचमार्क इन द ग्राउंड वाटर स्टोरेज। बहुत अच्छा है, ये बढ़िया है। मतलब इससे जो अगर हम उसका ग्राउंड वाटर लेवल मैनेज कर पाए तो नदी में भी पानी रहेगा, आसपास के क्षेत्र में भी पानी रहेगा। तो इसके बीच, दोनों राज्यों के बीच ये हुआ। इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा किसानों को, क्योंकि जब ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा
तो चूंकि आप में से हर एक बच्चा ये जानता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान कुएं और नलकूप से सिंचाई करते हैं, सबसे ज्यादा किसान। और जब कुएं और नलकूप के ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो उनकी डिपेंडेंसी ऐसी फसलों की ओर बढ़ने लगी जिनमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अब वो उन फसलों की ओर दौड़ लगाने लगे। जैसे अगर कोई सोचे कि वो चना ज्यादा लगाएं गेहूं की तुलना में, क्यों चना लगा रहा होगा? क्योंकि गेहूं को पानी ज्यादा चाहिए, चने को पानी कम चाहिए। सब चीजें हमारी ठीक होंगी। तो लिखा तीसरी लाइन में, द प्रोजेक्ट विल फैसिलिटेट इरिगेशन ओवर, जो है अगर कहा जाए अप्रॉक्स 1.23 लाख हेक्टेयर इन मध्य प्रदेश एंड 2.37 लाख हेक्टेयर इन महाराष्ट्र। इट इज द मैटर टू ग्रेट जो है वो फ्यूचर एंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डस। ये बहुत अच्छा है। तो ये एक अपने आप में यूनिक इनिशिएटिव है। और अगर ये प्रॉपर सही तरीके से काम करके सक्सेसफुल, हालांकि लंबा है ये, काफी लंबी प्रक्रिया के तहत है, पर हो जाता है तो इसके काफी बेनिफिट्स हमको जो है वो मिलेंगे। इस नजरिए से ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है किन राज्यों के भी। बाकी तो ऑलमोस्ट आप पढ़ ही रहे हैं। सभी क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में जो पढ़ते हैं एग्जाम में भी जगह बना ही लेते हैं कहीं ना कहीं। आपको केन बेतवा में पता होना चाहिए कि दो धनबाद का निर्माण किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, चंबल काली सिंध पार्वती नदी है तो उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से जो डैम प्रोजेक्ट हैं, जैसे बेतवा नदी के ऊपर, केन और बेतवा, इसके ऊपर जो पहले से जितने डैम प्रोजेक्ट हैं, वो डैम प्रोजेक्ट और उनके हिस्सेदार राज्य अगर आपने याद नहीं करे या नहीं पढ़े तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा। ध्यान रखिएगा, उन पे काम करिए खुद। ठीक है, मतलब टीचर तो करा ही रहा है, लेकिन आप खुद भी काम करिए कि इनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। हाँ। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश में SEZ का संचालन नहीं किया जा रहा है? इम्पेटस, TCS, यस टेक्नोलॉजी, IBM। IBM का कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ इम्पेटस का है, TCS का है, यस टेक्नोलॉजी का है, इन्फोसिस का। अगर हम कंपनियों के हिसाब से देखें तो ये, अगर हम मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देखें तो हम यहाँ चले जाएं 202 नंबर के पेज के ऊपर, ये हम पहुंच गए। तो इस पेज में हमको बकायदा दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में इस समय 6 IT पार्क SEZ का उल्लेख मिल रहा है। इंदौर पीथमपुर SEZ, क्रिस्टल IT पार्क इंदौर, इन्फोसिस इंदौर, इम्पेटस इंदौर, TCS इंदौर और यश टेक्नोलॉजी जो अगर कहा जाए इंदौर। इसी में से वो क्वेश्चन जो है वो पंच करके हमने जो है वो बनाया कि वो इम्पेटस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है या TCS के ऊपर पूछ सकता है, यस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ सकता है, इन्फोसिस के ऊपर पूछ सकता है। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पंच करेगा। दूसरा, रफली इतना बता दूं कि 2005 में, SEZ आज का नहीं है, SEZ का मतलब है किसी एक ही जगह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो भारत ने SEZ एक्ट पास किया था 2005 में। उससे उस समय से लेकर SEZ, अब क्योंकि 20 साल हो गए, 5 से 15, 15 से 25, तब भी हम मध्य प्रदेश में बहुत सारे SEZ तो नहीं खड़े कर पाए। लेकिन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने को एक चीज जो है वो पता होना चाहिए, इससे कोई क्वेश्चन जो है वो आते हैं। फिर अगला है, भारतीय रेलवे के द्वारा नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ, रेलवे ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ कितने मेगावाट विद्युत खरीद का समझौता यानी PPA जो है वो किया है? 100 मेगावाट, 170 मेगावाट, 250, 430। अब देखो, हमको इससे तो ज्यादा लेना देना नहीं। सिंपल है कि मध्य प्रदेश में जो सोलर प्लांट्स लग रहे हैं उनसे हम बिजली बेचेंगे भी। तो उसमें 170 मेगावाट का हमने MOU जो है वो अगर कहा जाए PPA साइन किया है इंडियन रेलवे के साथ। ये इसी मैंने इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया। अगर हम इसमें चले जाएं, ये एक सेकंड, कितना पेज है? 217। तो हम ये चले गए 217 पेज के ऊपर। आपको मालूम है कि आज हम हिंदुस्तान में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क लेकर घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, चौथा। ऐसी स्थिति में इस रेल नेटवर्क के लिए ये एक अच्छा कदम हो सकता है। तो आपको वो बताया रखा रहा है कि भारतीय रेलवे शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। अब तक भारतीय रेलवे ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए 4260 मेगावाट के सौर ऊर्जा और इतने पवन ऊर्जा के समझौते किए। पूरे समझौते हमारे कोई काम के नहीं। इस समझौते में हमको दिख रहा है कि भारतीय रेलवे और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 170 मेगावाट का एक महत्वपूर्ण
विद्युत खरीद समझौता पीपीए किया गया, जिसके तहत भारत की सबसे सस्ती नवीनीकरणीय ऊर्जा 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से खरीद। अब देखो मैंने क्या बोला ना, कि जो बिजली बिक भी रही है खरीद, वो क्या हो रहा है, किलोवाट आवर। आप किलोवाट आवर में ही इसको करोगे, खरीदी जाएगी। और ये आगर मालवा, शाजापुर, नीमच में जहां भी हम सौर प्लांट अभी लगा रहे हैं उनसे होगी। अभी तो पीपीए सामने किया है इन्होंने यहाँ पर, आगे देखते हैं कि क्या इसमें जो है वो होता है। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे जो यूनिक हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको कई चीजें बीच में बताई हैं, जैसे कोई पूछे SEZ एक्ट, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जरूरी थोड़ी कि SEZ ही पूछे। आपको पता होना चाहिए कि SEZ के लिए एक्ट आज से नहीं बना, 20 साल पहले बना। तब से जो अगर कहा जाए SEZ जो है वो एक काम कर रहे हैं। और SEZ की लिस्ट भी, तो लिस्ट जब भी आपको देखना हो तो PIB से आप लेटेस्ट लिस्ट देख लिया करो। उसमें एक होते हैं प्रपोज्ड और एक होता है एक्टिव। एक होते हैं प्रपोज। प्रपोज का मतलब है कि भैया इतने जो है वो हमने मतलब घोषित कर रखे हैं। और एक्टिव का मतलब है कि आज की स्थिति में इतने जो है वो SEZ जो है वो काम कर रहे हैं। तो अभी पुराने आपको मिल रहे हैं। नया भी आप जाओगे, न्यू 2024-25 टाइप कर देना तो आपको मिल जाएगी। इस तरह से मतलब जो छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई वो भी आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती। बहुत धन्यवाद। इस तरह से आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। MCQ के फॉर्म में तो हम इसको पढ़ा ही रहे हैं आपको, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नेचर का यूट्यूब पे पढ़ाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो जाता है 30-35 लेक्चर तक। तो अगर किसी को डिस्क्रिप्टिव नेचर में पढ़ने का मन करता है, वो हमारी ऐप के ऊपर एक 99 रुपए का कोर्स है इसका पूरा, जिसमें अभी 19 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, है ना। आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा 10-15 दिन में। तो वो वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि MCQ में पढ़ने से ही अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से MCQ में तो ये है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बोला है कि अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और MPGK जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो MPGK का कोर्स आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। गागर में सागर कोर्स है, कंप्लीट आपको चीज़ें कवर में हो जाएंगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार को अगर फोकस कर रहे हैं, पार्ट B, खासकर पार्ट B 2999 का है। एक बार वो कोर्स डाउनलोड करिए, उसमें कुछ वीडियो फ्री है, उनको देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है 100% संतुष्टि, तो आप कोर्स ले भी सकते हैं। लग रहा है कि नहीं, मैं कोर्स लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं अपने पढ़ने के तरीके को बदल लूँ तो और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, वैसे आप कर सकते हैं। दोनों के बीच संतुलन ऐसे। तो धन्यवाद आप सबको।